हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का लिविंग यूनिकॉर्न्स में। और अभी हम लोग हैं दिव्य लोक में, जो कि है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते होंगे, दिव्य लोक। एंड ट्रस्ट मी, दिस प्लेस लिटरली फील्स लाइक दिव्य लोक। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल और यूनिक है। और कहने के लिए तो वो एक मॉन्क है, बट नॉट एनी ट्रेडिशनल मॉन्क, बट अ मॉडर्न मॉन्क। लाइफ को डिकोड करने के बहुत सारे कोड आज हम उनसे जानने वाले हैं। कॉन्वर्जेशन बहुत ही मिस्टीरियस भी होने वाला है और एक्साइटिंग भी। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है उनका लाइफ में। आप जब भी उनसे मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो आपके दोस्त हैं, आपके मेंटोर हैं, आपके गाइड हैं। और आप अगर उन्हें जान पाएंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी सोल से कनेक्ट करते हैं। सो ऐसी ही एक्साइटिंग कॉन्वर्जेशन के लिए आइए, आज हम मिलते हैं श्रीकल्प से। जय श्री राम। जब भी ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं कि राम कौन है, राम क्या है, क्या राम विष्णु के अवतार हैं, राम वो हैं जिनके परम भक्त हनुमान हैं। जब हम राम को भगवान की तरह मानते हैं तो हमें उनके साथ बहुत, हमारे और उनके बीच में एक फासला हमें महसूस होता है युगों का। और जब हम राम को कोई अपना मानते हैं, अपना करीबी मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत करीब हैं। राम को देखने का नज़रिया सबका बहुत अलग है। श्रीकल्प जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राम को देखने का नज़रिया आपके नज़रों में क्या है? बहुत कठिन प्रश्न है ये, जो सर्वव्यापी है और जो सब में है, उसको उसकी व्याख्या करना बड़ी कठिन बात होती है। मेरे लिए राम सब कुछ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो राम की भूमिका है, हमारे सामने जो राम की एक भूमिका है जी, वो ना कुछ प्रतिशत ही प्रेजेंट हुई है। मुझे समझ में आता है कि राम, जब मैं कहता हूँ कि सर्वव्यापी है, तो बहुत फ़र्क है उसमें। हम सिर्फ मंदिर वाले राम की बात करते हैं, जी, और मेरे लिए जो राम है वो आराम में भी है। जो आराम मिलता है व्यक्ति को, उसमें भी मुझे वही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र में आता है कभी कभी कि बहुत लोग परेशान भी है उस राम के कारण, जी, जो कि होने नहीं चाहिए। क्योंकि राम एक ऐसी शक्ति है कि वो हर परेशानी से मुक्ति दिलाती है। फिर लोग परेशान क्यों है राम के कारण? तो इसका कारण है कि लोगों ने, या जिसको परेशानी है उसने वो राम की जो वास्तविकता है ना, उसे वो खुद से जोड़ नहीं पा रहे हैं। जी, अगर वो खुद से जोड़ पाएंगे या जुड़ेंगे, तो राम किसी को परेशान नहीं किया है और नहीं करते, या राम के वजह से कोई परेशानी में भी नहीं जाता। आखिरी में जो दुश्मन था
उसके मन में भी ये था कि उसको मुक्ति मिले तो भी वो राम के हाथों राम से मुक्ति मिले। से। यानी ऐसे कहना नहीं चाहिए कि कोई शत्रु होता नहीं है, लेकिन अगर शत्रु की भूमिका से देखे भी तो शत्रु भी जिसकी याचना करता है वो राम से करता है। मेरे लिए राम ऐसे है ना कि दो डॉट के बीच में जो वैक्यूम है, दो सांसों के बीच में एक वैक्यूम है, या दो शब्दों के बीच में एक जो शब्द है, मेरे लिए वो राम है। और बाकी राम की जो भी भजन हैं, उनका पूजन है, उनके जो भी उनके लिए जो भी आचरण करते हैं प्रेम भाव से, वो तो है ही। लेकिन मुझे सिर्फ वो करने से राम मिले हैं या राम की छाया मेरे ऊपर है, ये सिर्फ ये करने से होता नहीं। तो मेरे लिए राम जी, मैं जैसे कहा कि मुझे वो सर्वव्यापी चाहिए। अब जब वो मंदिर में है तब वो धनुर्धारी है, वो खड़े हैं। वनवास चले जाते हैं तो वो लक्ष्मण, हनुमान जी, बहुत सारी वानर सेना, फिर सीता माई, इनके साथ वो है ना। लेकिन मेरे राम इससे भी थोड़े अलग है। ये श्रीकल्प जी, ये एहसास आपको कैसे हुआ कि आपके लिए राम अलग है, या ये बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा, कुछ सफ़र आपने तय किया होगा? हाँ, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं कैसे कहूँ। जी, जैसे कि वो वनवास में चले जाते हैं या मंदिर में वो धनुर्धारी है, या कैकेयी की उन्होंने ये नहीं की, कैकेयी का उन्होंने गुस्सा नहीं किया जी, उन्होंने आज्ञा मान के चले गए। ये बहुत बड़ी बात है ना कि कोई आपको कह रहा है कि अब आप जीवन से उठ के चले जाओ। आप जब आपको मौका आया है कुछ अच्छा हासिल होने का, आपका सम्मान का समय आया है, और कोई कह रहा है कि ये सम्मान छोड़ो और आप जाओ, और उनके प्रति आपको लगाव लगाना है, प्रेम है। ये राम जी से बहुत सीखने वाली बड़ी बात है। जी, लोगों को उनके समर्थक ज़्यादा पसंद होते, क्योंकि समर्थक कहते हैं कि आप सही हो। और यहाँ पे समर्थक तो प्रिय है ही, लेकिन यहाँ पे जो समर्थन में नहीं है जी, उनसे भी उतना ही लगाव, उनसे भी वही प्रेम। लेकिन मैं इतना सब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे राम इससे थोड़े अलग बनते हैं ना। इसके लिए मैं ये भूमिका बना रहा हूँ कि जैसे कि सिर्फ यहाँ तक सीमित वो राम नहीं है, क्योंकि मेरे जो राम है वो रोम रोम में बैठे हुए हैं, और वो पल पल में बिखरे हुए हैं जी, और वो सूरज के हर किरणों से मुझे जगाते हैं। मैं सोता रहता हूँ, वो जगाते रहते हैं। मैं सोने मेरी बहुत जन्मों की आदत बन चुकी। जगाना वो उनका फ़र्ज समझ के वो जगाते रहते हैं ना जी। तब शायद मैं भूल जाता हूँ कि रामायण में क्या पढ़ाया, मंदिर में राम क्या संदेश दे रहे, वो मैं भूल जाता हूँ जी, लेकिन मेरे जो अपने राम हैं वो मुझे हर पल जगाते रहते। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। और मेरे राम अलग क्यों है ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मंदिर में है ना,
और मुझे जो रोज़ जगाते हैं, वो जो रोज़ जगाते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि वो जो मंदिर में हूँ ना, वो मैं ही हूँ, वो अलग नहीं है, वो वही मैं हूँ जो मंदिर में है, जो वनवास में चले गए, वही मैं हूँ। तुम्हें जगाने वाला भी मैं वही हूँ। लेकिन लोगों ने मंदिर तक ही मुझे सीमित रखा, या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन लोगों ने अपनी मर्यादा और अगर बढ़ाई होती तो शायद मेरे इस भाव को भी, मेरे इस अस्तित्व को भी वो और अच्छी तरह से समझ पाते। कुछ लोग समझे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ लोग यही समझते कि जो मंदिर में है वो राम है। तो कभी मैंने सवाल पूछे राम से, तो मुझे ऐसे जवाब आया कि वो मंदिर में हूँ, वही मैं हूँ, लेकिन मुझे सीमित किया जाता है तो मैं उस मंदिर में वैसे दिखता हूँ जी। वहाँ से जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं और फैल जाता हूँ। वाह, अद्भुत। और इसीलिए मेरे राम थोड़े अलग है। जी जी। मगर मैं मंदिर में जाता हूँ तो मेरा माथा झुकता है, क्योंकि मुझे वहाँ उस मंदिर में भी मेरे राम का ही एहसास मुझे होता है। जी। ऐसे नहीं होता है कि मंदिर में जाओ तो मुझे राम का एहसास नहीं, मेरे वाले राम उस मंदिर में भी मुझे दिखाई देते। वाह, श्रीकल्प जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या बताई है राम की, और जो परिभाषा आपने आपके नज़रिए से बताई है, ये बहुत सुंदर लगी। और एक वो अपनापन का एहसास मुझे आपकी तरफ से आ रहा है, वो कनेक्शन दिख रहा है जो आपका राम से है। और जब दोस्तों से मिलता हूँ ना, जी। तो कुछ ऐसे बिना मतलब के पल होते हैं, कुछ मित्रता में कोई मतलब नहीं है, जी। तब भी वो दिखाई देते कि ये राम ही है। माँ से बात होती है, जी। माँ के प्यार में जब हम होते हैं तब वो एहसास होता है। हमारे ऊपर प्रेम करने वाले हमारे प्रेमिका है, उससे जब प्रेम मिलता है तब भी वो राम का ही एहसास होता है। तो यानी कितने सारे एहसास है, कितने सारे रूप हैं उनके। और कोई हमारा अपना जब हमसे दूर चला जाता है ना, तो वो जो पीड़ा होती है ना, उसमें भी ऐसे लगता है कि अभी राम वनवास में चल पड़ा है, अब वनवास के लिए जा रहा है। उसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, और मेरी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ कि मैं उसको अभी रोक नहीं सकता हूँ। मैं उसको अभी जो देना चाहिए वो दे नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ खाली है। जी। और वो बेचारा इतना भूखा है कि उसे तलाश के लिए खुद जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे जीवन के हिस्सों में मुझे राम महसूस होते हैं, और ये पूरा जीवन जो है ना, वो उन्हीं के भीतर समाया हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। ये मेरा एक अपना नज़रिया है जी। राम के प्रति। और विश्वास है, वो जब टूट जाता है तब ऐसे लगता है कि कुछ गलती हो गई हमसे, जी। राम नाराज़ हो गए। मुझे कुछ कहना है, लेकिन याद में नहीं आ रहा है राम के बारे में, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा राम क्यों अलग है, क्योंकि मेरा राम जो है ना, वो इसीलिए अलग है क्योंकि उसने मुझे चुना है। और जब मैं खुद को देखता हूँ तब ऐसे लगता है कि मुझे क्यों चुना है राम ने। मैं पूछता हूँ कि राम तूने मुझे क्यों चुना है? तो वो कहता है कि और एक किरदार तेरे से निभाना है।
इसलिए आपको चुना है। जग जाओ, मेरे सिर्फ उस रूप को देखते मत रह जा। हाँ, मैंने किए हुए सब किरदारों को देखता रहेगा, उसका भजन करता रहेगा, उसका उत्सव करता रहेगा, तो सो जाएगा। ये मेरे राम मुझे कहते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे राम थोड़े अलग हैं। जी। मेरे राम जगने को कह रहे हैं। हाँ। मेरे राम कह रहे हैं कि मेरी कहानियां, मेरा दर्शन लेते लेते सो जा मत। ऐसा ही हो रहा है कि दर्शन लेते हैं, मेरे बारे में बातचीत करते हैं, मैंने क्या क्या किया इसके मोटिवेशन देते हैं जी। लेकिन मोटिवेशन देने वाले भी और सुनने वाले भी सब सोए हुए। अब तू ये मत कर। तो उन्होंने कई मेरे प्रति एक ऐसा जागरण किया है ना कि वो मुझे मंदिर में बैठने ज़्यादा समय नहीं देते। वो कहते कि लोगों में जा, मित्रता कर, नेचर में बैठो, नेचर को देखो, पूरे अस्तित्व को देखो, प्राणियों को देखो, मिट्टी को देखो। ये सब बातें जब मेरे राम मुझे बताते तो मुझे थोड़ा एहसास होगा ही ना कि अलगपन का, क्योंकि वरना राम तो जो संदेश दे रहे हैं जी, वो संदेश आप सबको पता है क्या संदेश है। और मेरे भीतर जो राम है या मुझे जो संदेश देने वाले राम है, वो मुझे इस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं, जगा रहे हैं। और ये जब मैं करता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही अनुभव होता है कि मैं राम का दर्शन ले रहा हूँ, मैं राम के साथ हूँ, मेरे ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। ये चीज़ें मैं अगर नहीं करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं राम से दूर चला जा रहा हूँ। मुझे फिर राम भी मुझे दूर कर देते। मैं सिर्फ मंदिर में बैठने लगा, मैं सिर्फ वही चीज़ें सुनते चला राम जी के बारे में, तो ऐसे लगता है कि राम नाराज है मेरे से। और जब मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मैं नेचर में बैठता हूँ, प्राणियों की सेवा करता हूँ, मित्रता के साथ संवाद करता हूँ, सबसे मिलता हूँ, तब ऐसे लगता है कि मेरी सद्भावना मंदिर वाले राम के बारे में, उसके भजनों के बारे में, उसने जो हमें आचरण दिया उसके बारे में मेरी श्रद्धा और बढ़ जाती है जी, ये करने से। तो श्रीकल्प जैसे लोग राम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपने अपना अनुभव बताया उनके साथ कि उन्होंने आपको चुना है, आपको वो महसूस होते हैं हर जगह, पर लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि उनको सिर्फ मंदिर में ही देख पाते हैं। तो वो एहसास कैसे होता है आपको? अब ना ये बहुत कॉमन शब्द हो गए हैं कि लोग गलतियां करते हैं। जी, यानी अभी हम देखेंगे हर जगह पे तो कोई यही बता रहा है कि मैं सही हूँ, बाकी लोग गलतियों में चल रहे हैं। इससे गलतियां तो नहीं सुधरेंगे कभी। और अभी मैं कुछ बताऊं तो फिर मैं भी उसी इसमें आ जाऊंगा। जी, जैसे अभी आपने कहा कि लोग गलतियां कर रहे हैं, कि क्या बोले आपने कि उनको सिर्फ मंदिर में ढूंढते हाँ, हैं। उनको सिर्फ मंदिर में ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक लोगों ने ढूंढा मंदिर में ताकि उन्हें समझ में नहीं आया या अलग पड़ाव पे है, इसकी बात उन्होंने दिल पे नहीं ली। राम खुद बता रहा था अन्य रूपों से भी, लेकिन हमने सिर्फ ऐसे ही माना कि जो हमारे सामने दिख रहा है वही सच है, बाकी सच ही नहीं। जी, तो वो सच को ढूंढने की हिम्मत हर इंसान में होती है और वो हिम्मत हर इंसान ने करनी चाहिए।
कोई क्या गलती करे और उस गलती का एहसास उसको जब तक नहीं होता तब तक तो गलती भी नहीं ठीक होती। तो लोग मंदिर में ढूंढ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो मंदिर के बाहर उस राम की अनुभूति नहीं ले सकते, कम से कम उनके लिए तो राम वो मंदिर से तो मिल रहा है। बिल्कुल, मैं इसमें इस दृष्टि से देखता हूँ, ये अच्छा ही देखता हूँ जी। अभी जो मंदिर में जमे हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर से सीखते हैं जी, वो कभी ना कभी ऐसे हो जाएगा कि राम को वो मंदिर के बाहर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जी। और ऐसे हो जाएगा तो उनको एक राम का एक वो विराट रूप का दर्शन हो जाएगा। तो ठीक ही चल रहा है, सही चल रहा है। ऐसा कहना उचित रहेगा, जी, ठीक जी, ही जी, चल रहा है, नहीं, वाह, क्योंकि उसी के मर्जी में है हम सब जी रहे। कभी कभी हमें बहुत डर लगता है कि कैसे होगा। डर लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम उससे जो प्रेम करते हैं, उससे जो हम जुड़े हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम उसके मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे। तो मैंने कहा ना कि राम सर्वव्यापी है, तो हमें बेहतर बनाने के लिए कुछ अवसर हमारे जीवन में ऐसे छोड़ देते हैं वो, या हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी, कि जब हमें उस चुनौती को देख के लगता है कि अरे ये कैसे हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस आ जाता है, और उस स्ट्रेस में आके हम लड़ाई झगड़े पे उतरते हैं। लेकिन हो जाएगा सब ठीक। हाँ, ये विश्वास करना ज़रूरी है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि होता ही है ऐसे। पर इंसान का मन श्रीकल बहुत विचलित होता है ना, वो विश्वास बहुत धीरे कर पाता है, उसको लगता है ठीक नहीं होगा, वो टेंशन जल्दी ले लेता है। बस सही है। टेंशन एक ऐसी बात है ना, हमें जल्दी क्या आ जाता है, हमें जल्दी टेंशन ही आ जाता है। टेंशन का वेग बहुत ज़्यादा है। तो और राम जो है ना जी, मुझे लगता है कि राम हर इंसान में उभरेंगे अब। कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और कुछ संघर्ष से जब हर व्यक्ति गुजरता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, जी, पॉलिटिकल नहीं, और सही और गलत के पक्ष में कह रहा हूँ, किसी भी पक्ष का हो, वो जब संघर्ष से गुजरता है ना, तो हर संघर्ष एक सीख जरूर देती है, और ऐसी सीख सबको मिलेगी। आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, जी, सुनने वालों को मिलेगी, देखने वालों को मिलेगी, चलने वालों को मिलेगी, राम को छोड़ के चले उनको भी मिलेगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हर जगह पे शांति नहीं है, अशांति ही अशांति है। और इस अशांति से गुजरना बहुत कठिन होता है उनके लिए जो एक तत्वों के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर चलने से ना जीवन में एक साधारण होने का अनुभव ज़्यादा होता है, और प्रिंसिपल के ऊपर जब चलते नहीं तब जीवन बिल्कुल अशांत महसूस होता है। वैसे देखा जाए कि एक नज़रिया से तो किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा भी होता है, लेकिन मैं उसके ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नज़रिया वो अलग है जी। आज वो पीट रहे, कल शायद हम पीटेंगे, शायद कोई और पीटेगा। ये पिटाई का खेल तो शुरू ही है।
लेकिन राम चाहता है कि मनुष्यता में सभ्यता और बढ़े, जीवन की जो सभ्यता है, सुंदरता है, वो बढ़े। और इसीलिए इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है सबको। और ऐसे समय में अगर आपका भरोसा राम से कम हो गया तो चक्की में जैसे गेहूं को, बाजरे को पीसते हैं ना, वैसे आप पीसोगे और बहुत टूटोगे। तो राम नाम का एक शक्ति, जी, राम नाम की जो एक जूस है, जैसे सब लोग सुबह सुबह एलोवेरा जूस लेते हैं, हल्दी आंवले का जूस लेते हैं, डिटॉक्स, जी। तो ये राम नाम का जूस जापे हर इंसान जापे। और ये जब जापा जाता है तब सभी कैंसरियस सेल और क्या कहेंगे, ये डायबिटिक्स सेल्स, हाँ, ये इससे ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो राम को जपता है ना, जी। वो दुश्मन से भी नफरत नहीं करता। जो इस प्रकार का राम नाम का रस पिएगा, जी, वो मुझे लगता है कि हर मनुष्यता के ओर भलाई की, सद्भावना की गुण और बढ़ेंगे। जी। गुस्सा करना आसान है, दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, सही रास्ते पे चलना कठिन है, लेकिन राम नाम का रस अगर आपके भीतर आप रोज लेते होंगे तो आपके अंदर सद्भावना बढ़ के आप समानता की ओर चलोगे। और ये समानता, ये सद्भावना हर एक के हृदय में जागृत होनी चाहिए, और वो राम के वजह से ही होगी। वो जागृत होनी चाहिए। वो जागृत जब होती है ना, तब हर कोई कानून का पालन करता है, तब हर कोई धर्म की व्याख्या से जीता है, तब हर कोई दूसरे की गलतियां उसको माफ करके, उसको प्रेम से समझा के उससे अच्छा काम करवा के लेता है। दूसरों को तकलीफ देके जो समाधान मिल जाता है, वो समाधान हमारे अंदर और रोग पैदा करता है, खुद को ही खत्म करता है। तो मेरा ठीक होने के लिए सबका ठीक होना जरूरी है। पर श्रीकल्प, सबका ठीक होना तो किसी एक के हाथ में नहीं होगा। हाँ, ये समझना चाहिए कि मैं ही सभी जगह हुआ हूँ। वही राम जो है, जो सांसें हैं, ये ऐसे नहीं कि आपको एक अलग सांसें मिल रहे और किसी और को अलग सांसें मिल रहे। पूरे प्लानिटेरियम पे जो भी सांसें है, ये जो श्वास अंदर जा रहा है जी, वो सबके लिए एक ही जा रहा है। तो वो एक ही राम सबके भीतर जा रहा है। जी। तो हर व्यक्ति के अंदर वो समान भाव, अभी जो आज ये भाव है कि मैं ठीक हो जाऊं तो मेरा अच्छा हो जाए, नहीं, सबका ठीक हो जाए तो मैं भी अच्छा हूँ। इसका थोड़ा जागरण अभी हो रहा है जी। लोगों को आ रहा है समझ में, और मुझे लग रहा है कि जीवन बदल रहा है। जीवन की जो ऊर्जा है एक शिफ्ट हो रही है नए लेवल पे, नए स्टेप्स पे वो बन रही है अब। जी। श्रीकल्प, एज अ मॉडर्न मॉन्क एंड एडवांस लाइफ डिज़ाइनर, जब हम व्यक्ति विशेष को डिकोड करने की बात करते हैं या लाइफ को डिकोड करने की बात करते हैं, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं यही सिर्फ जानता हूँ, ऐसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप कहते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तब आप और भी कुछ जानते हैं, और एक चीज़ के बारे में आपका क्या नज़रिया है, एक स्पेसिफिक नज़रिया। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि हमें अगर जीवन मिला है तो वह जीवन हमें कैसे है, क्यों है, ये सब जवाब हमें ढूंढने चाहिए खुद से सवाल पूछ के।
कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ। अब यही मैं जानता हूँ, इसी में मेरी जानकारी। ये सवाल हर मनुष्य हर स्थिति पे खुद करता रहे रोज। ऐसे नहीं कि कभी एक बार किया जिंदगी में और 10 साल में सोते रहा, नहीं। ये आपको ऐसा है कि जैसे आपको भूख लगती है आप खाना खाते हो, वैसे जब आप निराश होते हो, जब आप हारते हो, जब आप खुशी से महक उठते हो, जी। जब आपको यश मिलता है, ऐसे दोनों भी स्थिति में आपको ये सवाल करते रहना है कि आखिर मैं क्या हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जीना है। ये सवाल आदमी ने स्वयं से पूछते रहना चाहिए। ये पूछने से ही हमें ये समझ में आएगा कि मेरा जीवन के प्रति योगदान क्या है, या इसे और अलग भाषा में कह सकते कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं जीवन ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, करने के लिए क्या छोड़ा है। और इसी से व्यक्तित्व विकास की बात होती है, जिसको आधुनिक भाषा में लोग कहते हैं कि मेरा करियर, मैंने मेरे जीवन में ये कमाया, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया। ये सब जो बातें हैं ना, ये इस मुख्य बात की ही ब्रांचेस हैं। लेकिन इसका एक मुख्य जो पेड़ है वो यही है कि मेरा अस्तित्व क्या है। जी। और जब तक कोई व्यक्ति ये उसके अस्तित्व के बारे में जान लेगा नहीं, तब तक वह दूसरों से पिटता रहेगा, दूसरे उसे कंट्रोल करते रहेंगे, उसे लगेगा कि मेरे पास सब है शायद और मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। ये होने के बाद भी वो हमेशा हारता ही रहेगा। जी। मैं उस हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो खेलों में होती है, जो इलेक्शन में होती है, जो किसी सिनेमा में होती है, जो किसी करियर के ग्राफ में होती है। मैं वो हार जीत की बात नहीं, मेरी हार जीत जीवन के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी खुद से हारता है। तो इस उलझन में अगर नहीं आना है ना, तो व्यक्ति को ये पूछना ही पड़ेगा कि मैं क्यों हूँ। और एज अ मॉडर्न मॉन्क आप जैसे पूछे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और एडवांस लाइफ डिज़ाइनर, तो मुझे ये लगता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। इसके लिए मित्र बन के मैं उनको मदद कर रहा हूँ कि आप स्वयं को जानो। स्वयं को जानेंगे तो आपका पर्पज़ क्या है जीवन में वो भी ध्यान में आएगा। स्वयं को जानेंगे तो दूसरों ने की हुई आपकी बुराई और दूसरों ने की हुई आलोचना, इससे आप कमज़ोर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हो और आप क्या हो। हम कहते हैं कि विकास की बात करते हैं जीवन में, हम डेवलपमेंट की बात प्रोग्रेशन की बात करते हैं, हम हमारे सोसाइटी को, देश को एडवांस करने में की बात करते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति एडवांस होने से तो नहीं हो जाएगा ना जी। क्योंकि देश सबका है, समाज सबका है। जब सब लोग एडवांस विचार करेंगे, एडवांस कार्य करेंगे, तब जीवन एक एडवांस का अनुभव दे सकता है। और इसीलिए कि विकास में भी, इकोनॉमी के दृष्टि से भी और स्वयं को प्रोग्रेसिव और समृद्ध बनाने के कारण वंश भी और हर दुख से बाहर आने से भी और पीड़ा से बाहर आने से भी ये प्रश्न स्वयं को पूछना जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे भीतर क्या है, कैसे है, मेरी कितनी शक्ति है, मुझे कैसे करना है।
ये जब आदमी खुद से सवाल पूछेगा तो उससे जवाब भी खुद से आना शुरू हो जाए। शुरुआत में उतना नहीं आएगा, लेकिन आप शुरुआत तो करो। नहीं तो ये गैजेट्स और इंटरनेट आपको गुलाम बना देगा। करेक्ट। तो डिकोड करने में हम सबको डिकोड करने में बैठे हैं। हम दूसरों का अस्तित्व को खत्म करने में लगे। हम लोग दूसरों को नीचे दिखाने के लिए काम करते हैं बहुत बार। यानी एक दृष्टि से दूसरों को, हमारी एनर्जी जो है उसको हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करेंगे उस शक्ति को, तो आप धीरे धीरे डिकोड होते चले जाएंगे। यू विल गेट द क्लैरिटी, यू विल गेट द डिकोडिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट हु आर यू। बहुत लोगों को ये लगता है कि हु आर यू का मुझे तो पता है कि मेरा नाम है, मेरे पापा ये है, मेरे मम्मी ये है, मेरे भाई ये है, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। भाई ये नहीं डिकोडिंग, ये तो पता ही है, लेकिन इसमें आप कितने कमज़ोर हो, कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो, कितने लालची हो, कितने झूठ बोलने वाले हो जी, कितने कमिटमेंट देते तोड़ने वाले हो, ये पहले जानो। श्रीकल्प, इसके लिए क्या मेडिटेशन करना या और कौन से टूल्स हैं जो ज़रूरी हैं? हाँ, जो मदद करते हैं? ये खुद को डिकोडिंग करने की जो प्रोसेस है, जी, ये पहली बात तो किसी आधा घंटे की और हफ्ते में एक बार की नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम प्रोसेस है। जी, तो एज ए एडवांस लाइफ डिज़ाइनर और मॉडर्न मंक, आप बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मुझे लगता है जीवन जो हमें अवसर मिला है, समय मिला है, जी, द होल टाइम इज फॉर डिकोडिंग यूर सेल्फ, द होल टाइम। जी, 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 Decoding through sleep, decoding through eat, decoding through act, decoding through doing, decoding through seeing, decoding through learning, listening, walking. The every moment of your life and every year of your life, you need to utilize just for decoding. It's not for only career, it's not only for children, it's not for only for marriage. ये हो गया कि हमने उस ऑथेंटिक बात को नहीं देखा और ऑथेंटिसिटी को हमने नहीं छू लिया। हम ये ट्रेंड्स और फैशन इसको छू रहे और चुन रहे। करेक्ट। तो वो वर्क नहीं होगा। जी, कितने लोगों को इससे कुछ लेन देन ही नहीं है। बहुत सारे लोग इतने ही एक शॉर्ट टाइम जीवन को जीना चाहते हैं कि एक घर बन जाए, एक अच्छा बैंक बैलेंस बन जाए, एक गाड़ी बन जाए, एक रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, फैमिली हो जाए, हो गए जीवन। और इतने से 2 लाइन में ये सब जीवन की विजन है उनकी। जी, इस 2 लाइन की विजन को कंप्लीट करने में 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक झगड़ते रहते और संघर्ष करते रहते, फिर भी इसमें उनको सुकून नहीं मिलता और जो चाहिए वो कभी पाते नहीं, और सब सफ़र अधूरी ही होती। जी, ये क्यों है? क्योंकि हमने उस ऑथेंटिसिटी को जाना नहीं। पर श्रीकल्प, जैसे, सॉरी मैंने आपको बीच में बोला, जैसे कि एक समाज में रह रहे हैं तो सोसाइटी का इम्पैक्ट आपके दिमाग पे रहता है। वो हमको सिखाती है बचपन से कि ऐसे रहना है, ये करना है, मतलब बड़े हो तो पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, फिर शादी करो। पहली बात तो ये मैं आपसे ये कहूँगा कि सोसाइटी की वजह से हम नहीं, हमारे वजह से सोसाइटी। ट्रू। पैसों से हम नहीं, हम होने से पैसा है। करेक्ट। तो सबसे पहले आप हो। जी। और आप इस प्रकार आपकी किरदार को अच्छी तरह से निभाओ ताकि उसके कारण समाज में आदर्श निर्माण हो। आदर्श हमें निर्माण करना है, समाज थोड़ी हमारे भीतर आदर्श निर्माण करने वाला है। जी। समाज तो व्यक्तित्व के संगठन से बनता है। जी। तो हर व्यक्ति के अंदर वो जब क्लैरिटी आ जाए, और ये मैंने जो कहा कि 2 लाइन की जो व्याख्या हर व्यक्ति के जीवन की बनी है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली
मेरा घर और मेरा गाड़ी, और अभी क्या, अभी कुछ नया आ जाएगा तो वो। जी। ये जो 2 लाइन की व्याख्या इतने बड़े जीवन के बारे में छोटे इंसान ने बनाई, मैं कहूँगा। इंसान खुद छोटा है, इसलिए उसने बड़े जीवन को भी छोटा बना दिया। ये जो बनाई हैं, इसके कारण आप कभी सच अर्थ में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को छुएंगे नहीं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को पाएंगे ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा ध्यान है वो ये है कि मुझे कभी ये नहीं लगता कि बंगला के लिए, सिर्फ शादी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपको जन्म मिला है। जी जी। ये जन्म जो है वो रत्नों की खान है, खदान है। आप कहाँ कंकड़ पत्थर की बात कर रहे हो जो आपको रत्न दे सकते, हीरे दे सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए तो जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप से जुड़ो और वास्तविकता को ही जीने की और जानने की सोच में लग जाओ। ये शॉर्ट टाइम मेमोरी छोड़ दो कि 6 महीने में इतना कमाऊंगा, 2 साल में मेरी ये कमाई हो जाएगी, फिर मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी रहेगी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा रहेगा। ये जो है, ये सोचने का तरीका ही ऐसा लगता है मुझे कि वो कटिंग चाय है ना जी, जो कितने भी पिएंगे तो भी वो फिर तड़प आ जाती है कि थोड़ा और कटिंग सेटिस्फाई नहीं करती, आपको बार बार पीने का मन होता है, क्योंकि आप वास्तविक जीवन का जो सोर्स है उससे जुड़े नहीं। जी। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में है कि जीवन को डिकोड करना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है, और उस मार्ग पर वो अगर यदि चलता रहे तो उसमें अपने आप आपको रिश्तेदार बनेंगे आपके, जी। अपने आप आपको साथ देने वाले आपकी पत्नी बनेगी, किसी पत्नी को पति मिलेगा जी। जो जीवन भर साथ दे सकता है, आपकी पीढ़ी बढ़ेगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपको रहने के लिए सदन अच्छा रहेगा, आपका घर अच्छा रहेगा। ये अपने आप होता रहेगा। पेड़ के कुछ बीज बो दो और उससे फिर पौधा होकर एक पेड़ बनने दो। वो एक पेड़ पूरी इकोसिस्टम तैयार करता है। वो पहले मिट्टी है, उस मिट्टी को अच्छा बनाता है, उसकी जड़ जितने 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 अंदर जाएंगे मिट्टी उतनी सुकून की बन जाती है, पौष्टिक गुण धर्म उस मिट्टी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसी पौधे के सूखे हुए पत्ते जब उस जमीन में गिरते हैं, उस पर पानी छिड़क जाता है, तब उससे खाद बनता है। पंछी आने लगते हैं तो एक हार्मनी बन जाती है, पंछियों को देख के लोग आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का एक एनवायरनमेंट अलग बन जाता है, तो लोग बैठना पसंद करते। क्यों? शांत लगता है, धूप में बचना है तो छाँव में आके बैठो जी। एक नेचुरल फीलिंग आने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट। एक पेड़ के बाय प्रोडक्ट है, जैसे फल आना, पौधे अगल बगल में एक पेड़ बन गए तो धीरे धीरे और पंछी आते हैं और बीज फैल जाते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे पौधे बढ़ जाते हैं। एक प्रोसेस और एक सिस्टम जैसी बन गई। वैसे जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए डिकोड की प्रोसेस में चलता है, जो वो जब अनफोल्ड हो जाता है, मोर न्यू अबाउट मी, मोर न्यू अबाउट मी, ये आई वॉन्ट मोर है ना, इसको थोड़ा अगर आप उल्टा करेंगे ना, अपनी ये आउटवर्ड है, इसको इन्वर्ट करेंगे जी। सो नो मोर अबाउट मी, नो मोर अबाउट मी अगर करेंगे ना, तो ये डिकोड जैसे जैसे होता जाएगा तो उसके अंदर उसकी नौकरी भी हो जाती है, उसका बिजनेस भी अच्छा हो जाता है, उसका परिवार भी अच्छा हो जाता है, उसके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, समाज में आदर्श भी निर्माण होता है, बैंक बैलेंस भी ठीक हो जाता है, उसको और एक्सपांड भी कर देता है, सब हो जाता है जी। एवरीथिंग इज अबाउट नो अबाउट यूर सेल्फ एंड इट इज ऑलवेज मोर। रुको मत, खुद को जानो जी। खुद के भीतर और चले जाओ और चले जाओ और चले जाओ। ये बाहर के जो भी चीज़ें हैं जिसको आपने उसको अलग अलग हिस्सों में काटा है, नौकरी को काटा है, रिश्तों को काटा है, बच्चों को काटा है, खाने को काटा है, स्टाइल आपकी है उसको काटा है। जी। लोग इन छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।
मेरी फैशन ऐसी होनी चाहिए, मेरी स्टेटस ऐसी होनी चाहिए, मैं दिखना ऐसे होना चाहिए, मेरे लोग मेरे साथ जो लोग रहे थे वो मैं इन लोगों के साथ रहना चाहिए। ये छोटे 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 हिस्सों को आप क्या कर रहे हो, जीने की कोशिश कर रहे हो और उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक सदे तो सब सदे। अगर खुद को ही आपने साध लिया तो इसके साथ अपने आप ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये नौकरी है, अच्छे रिश्ते बनवाना चाहते हो, अच्छे दोस्त बनवाने चाहते हो, अच्छे बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा डेवलपमेंट देश के लिए औरों के लिए करना चाहते हो, ये अपने आप हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ। और लोग बाय प्रोडक्ट को जिंदगी समझ बैठे। ये सबसे बड़ी समस्या निर्माण हुई है। तो अगर आपने देखो, मैं आपको अलग तरीके से ये समझाता हूँ जी। आप पैसा कमाते हो और पैसा है आपके पास जी। या आपके पास अच्छे दोस्त है। अब अच्छे दोस्त क्यों है? जो पढ़े लिखे हैं, बहुत स्मार्ट है, ऐसे टाइप के लोग हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा है। जिस दिन आप उनको ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे, अच्छी ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे, वो आपसे टूट जाएंगे। पैसा है, पैसा आपने कमाया, आप पैसा कमाने की मेहनत करते हो और पैसा संभालने की भी मेहनत करनी चाहिए और पैसे को बढ़ाने की भी मेहनत करनी चाहिए। इन तीनों में से पैसा बढ़ाना भी की कला नहीं है आपके पास, पैसे को संभालने की कला नहीं है, तो पैसा नहीं रहेगा। यानी पैसा इंपॉर्टेंट है या आप इंपॉर्टेंट हो? आपके वजह से पैसा निर्माण हो रहा है, आपके वजह से ही करियर निर्माण हो रहा है। जिस करियर को आप, करियर के पीछे कुछ बहुत लोग पागल की तरह, अरे मेरी वो अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए, अरे मेरे वो नहीं होना चाहिए, अरे मुझे उस नंबर 1 में आना ही चाहिए, नहीं तो मेरा वो खराब हो जाए। अरे तुम्हारा कुछ नहीं खराब होने वाला है। तुम पहले खुद को ठीक करो, खुद को संवरना सीखो, खुद को समझना सीखो। तुम उतने जब समझोगे तो दुनिया अपने आप आपको समझ, आपके चेहरे के ऊपर जो चमक उठेगी उसको देख के दुनिया आपको अपने आप पहचान लेगी कि आप क्या हो, आप कैसे हो। तो ये जो जीने का जरिया है, आपने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी। जिसको मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ी अलग शब्द में, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये यही मैं जानता हूँ। अब जी। मुझे यही आ रहा है, यही आता है कि मेरे देखने में और मेरे सीखने में और जीने में करियर अलग, रिश्ता अलग, धन कमाना अलग, संपत्ति को इकट्ठा करना अलग, ये सब नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है मेरे देखने में और जीने में। क्योंकि जब मैं अपने आप को डिकोड करता हूँ तभी मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से निर्माण कर सकता हूँ, मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ और मैं इन जो चीज़ें संभाली है उनका अच्छी तरह से और बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकता हूँ। सो डिकोडिंग यूर सेल्फ, ये बहुत मायना रखता है मेरे अपने जीवन में। और कितना भी पैसा हो जाए तुम्हें कीमत नहीं है, पैसा कमाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है, नाम कमाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो नाम के पीछे दीवाने होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे के पीछे दीवाने होने की ज़रूरत नहीं, लोगों के पीछे दीवाने होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा तब आप डिकोडिंग के पीछे लगेंगे। सो अर्निंग यूर स्किल्स, अर्निंग यूर वैल्यूज़, क्रिएटिंग यूर असेट्स। क्या असेट्स होने चाहिए? यूर असेट्स हैज़ टू बी यूर फेथफुलनेस, यूर असेट्स हैज़ टू बी यूर ट्रस्ट, यूर असेट हैज़ टू बी that you are honest, your asset has to be कि आप जो शब्द देते हो, कमिटमेंट करते हो, वो पूरी करते हो। These are your real assets। ये assets को क्रिएट कीजिए जी। Your asset is like आपने जो कार्य हाथ में ले लिया, उस कार्य को पूरे डेडिकेशन के साथ दिल लगा के करते। These are your assets। वो asset कितने हैं आपके पास, उसी से आपका व्यक्तित्व निर्माण, उसी से आपका जीवन खिल उठता है। श्रीकल्प, अभी जैसे हमने लाइफ डिकोडिंग के बारे में इतनी सारी बातें करी हैं,
तो इसमें आपने कला के बारे में भी मेंशन किया, तो इसमें इसके बारे में ही कुछ और बताएंगे आप? देखो, कला जरिया है ना, जी। डिकोडिंग के लिए आपको कुछ जरिया चाहिए, माध्यम चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कला एक बहुत सुंदर माध्यम है। जी। इसका एक पहला कारण है कि कला हमारे भावनाओं से जुड़ी होती है, और भावना ही एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दो चीज़ें इकट्ठा आने के बाद अगर दो चीज़ें एक होनी चाहिए तो उनके भाव एक दूसरे के अंदर मिलने चाहिए जी। तो ही वो चीज़ एक बन जाती। अब भाव से जुड़ी हुई एक बात है आस्था। ये जो आस्था है ना, ये हमारी आस्था जितनी जगेगी उतने हमारे भाव जो है वो शुद्ध होते हैं। और इसके लिए कला जो है वो कला में आदमी मन से भी ज़्यादा भाव से ज़्यादा जुड़ा होता है। उस हर कला में एक भाव का ही प्रदर्शन होता है। शरीर का भी है प्रदर्शन, मन का भी है, मन का यानी विचारों का भी है, और भावनाओं का भी। तो डिकोडिंग में मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, ये जब ये कोई भी व्यक्ति इस सफ़र पे चला जाता है ना, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भाव है उस भावों को शुद्ध करना। अशुद्ध भावों से जो भी चीज़ें होगी उसका फल हमें, हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। उसका फल हमें डिकोडिंग के लिए नहीं है, वो फिर आउटवर्ड जर्नी के लिए। एक है डिकोडिंग और एक है प्रूविंग। तो प्रूव करेंगे तो गलत बात होगी और डिकोडिंग करेंगे तो एक अलग बात है। तो हमारी भावना को देखने के लिए, समझने के लिए उस व्यक्ति का हृदय कलात्मक होना जरूरी है, भावना प्रदान होना जरूरी है। भावना से ही हमें जीवन समझ में आता है। किताब की 2 पन्ने पढ़ लिए तो पढ़ना अलग है, और पढ़ा जो है उसका भाव, आप जब तक वो भाव नहीं समझ में आता तब जो लिखा है उसमें क्या है, कहे क्या रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा आएगा। तो कला से बात ये है कि भावनिक जगत को अगर आपको एडवांस करना है, सुधारना है, तो उसके लिए कलात्मक होना जरूरी है। फिर आप कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग लिखने वाले होते हैं, कुछ लोग खेलने वाले भी होते हैं। खेलना भी मेरे दृष्टि से कला है, बिल्कुल, हार जीत वाली नहीं। खेलने का भी एक कौशल्य होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी कला है जिसको अगर और अच्छी तरह से हम जगाएंगे तो धीरे धीरे उसका विकास होते 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 उसका जो भाव है वो और शुद्ध होने लगेंगे जी। क्योंकि भाव जागरूक हो जाएंगे तो आप ना और बातों को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, आप गहरे हो जाएंगे। अब लोगों के भीतर गहराई ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो जिस कला से प्यार है या आप जिस कला से तुरंत जुड़ जाते हो उससे जुड़ते रहो ताकि उससे आपका भावनिक स्तर है वो ज़्यादा एक्टिव बनते रहेगा। अब यहाँ पे मैं
मैं क्या करता हूँ इसकी बात तो नहीं करूँगा अब, क्योंकि वो बात करने की बात नहीं है जी। तो जब आपका भावनिक स्तर एक्टिव होता है तब उसके लिए फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करवाना, उसके लिए और एक्टिविटीज़ देना, अब मैं जो देता हूँ तो उससे और डिकोडिंग के लिए मदद हो जाती है। कला की दूसरी बात है कि कला ही एक है ऐसी बात है कि जो आपको इनवर्ड करती है। मैंने कला को क्यों चुना, क्योंकि इनवर्ड करने में कला बहुत अधिक योग्य भूमिका निभाती है। जी। और कला जैसे कोई चित्र निकलता है तो चित्र निकालने से क्या, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि चित्र निकालने से मुझे पैसे मिलने वाले तो वो चित्र नहीं, तुम तुम्हारे लिए चित्र निकालो, तुम अपने स्वयं के लिए गाओ, तुम अपने स्वयं के लिए लिखो, तुम स्वयं के लिए पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। इस प्रकार जब कला का ये है उपयोग है तो कला में बहुत ताकत है, क्योंकि भावनिक जगत अच्छा है, बढ़ता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उस कला का उपयोग पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। इस प्रकार से जब आप इसका उपयोग लाएंगे तो इससे होता है कि पैसा मिलता है, नाम भी होता है, लेकिन नाम बड़ा होता है, पैसा बहुत मिलता है, और आखिरी में आप ही नहीं उसमें बचते, पैसा ही आपको खा देता है, और उस ज़्यादा पैसे के कारण ही आपकी बुराई होने लगती है। ज़्यादा पैसे नाम कमाने के चक्कर में एक दिन आपकी कला ही हमेशा के लिए ज़िंदगी से छूट जाती है और आप फिर गलत रास्ते पे चले जाते हो। अब गलत रास्ते क्या है सबको पता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बड़ी सक्सेस हासिल हुई, इसने इतना कमाया, इसने इतना सक्सेस हासिल कर दिया, तो फिर उस सक्सेस को संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उस कला का उपयोग जो है वो अलग तरीके से किया। वही उस कला का उपयोग अगर खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के कंटेनमेंट के लिए, खुद के समाधान के लिए, या खुद को डिकोडिंग करने के लिए अगर कला का उपयोग किया होता तो और अच्छा होता। और मैं जब आपको मैं जो भी कुछ कला देता हूँ कि तुम ये करो, तब उस कला के माध्यम से मैं आपको एक आपका मिरर लेके आपको आपका चेहरा दिखाता हूँ, आपका किरदार दिखाता हूँ कि देखो तुम ऐसे हो, और मुझे लगता है कि तुम ऐसे और अच्छे हो सकते हो, तुम्हारे अंदर ये बदलाव आ सकता है। तो उसके लिए मैंने कला को चुना है। मुझे ये बहुत सुरीली गाना आप गाओ, इसके लिए मुझे कला नहीं चाहिए। मैं वो परफेक्शन लाने की जो कला की बात है वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छे डिकोड होते चले गए, आपका डिकोडिंग अच्छा हुआ, तो उसके बाद जो आपके भीतर से एक गाना आ जाएगा वो सदियों से अमर रहेगा। एक गाना अमर करने के लिए आपको नहीं गाना बनाना है। आपको किसी चित्र को, वो चित्र बहुत महंगे घरों में बिकना चाहिए, उसके लिए चित्र आपको नहीं बनाना है। आपको वो चित्र जो है, ये जो कला है वो बेचने के लिए नहीं मिली है। ये कला जो है ये हमें उभरने के लिए हमें वो मिली हुई बात है। तो इसका उपयोग हमें खुद को उभरने में करना चाहिए, उस कला का उपयोग। उस कला से हम धीरे धीरे बहुत चीज़ें समझते जाएंगे जीवन की, कि मेरी गलतियाँ क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, मेरी भलाई क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कैसे गलत निर्णय लेता हूँ, मैं कैसे बर्ताव करता हूँ, क्या इसमें क्या हो सकता था। ये करते 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 उस कला से ही आप सीखते हो और जानते हो जी। तो इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि मैं जब कला की बात करता हूँ तो उनको लगता है कि उनको कुछ गिटार बजाना आना चाहिए, उनको कुछ ड्रम बजाना आना चाहिए, या उनको कुछ वायलिन बजाना आना चाहिए। ये नहीं। अगर आप वायलिन को समझते हैं तो वहाँ से शुरू हो जाओ, आप गिटार को समझते तो वहाँ से शुरू हो जाओ। ये आपको इन्वर्ट करने की माध्यम है, और आप इन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे डिकोडिंग की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो फिर एक दिन उसी गिटार से एक दिन
उसी वायोलिन पे ऐसा कुछ गीत बजाओगे कि जो पहली बार बजेगा और आखिरी बार बजेगा, वाह उसको कोई दोबारा कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर द ओनली वन सोर्स ऑफ राम। वाह और ये बनेगा तो लोगों के दिल में खुशी होगी, वो दिल को छूने वाली ही बात है। और दिल को छुएगी किसी को, जैसे किसी पेड़ के ऊपर कोई फल पकता है तो वो पेड़ कभी इनविटेशन देता है क्या पंछियों को कि आओ मेरे सामने आओ मेरा फल पक गया? उसकी सौगंध चारों तरफ महक जाती है। तो इस प्रकार ये कला जो है, इस कला का हमने उपयोजन जो है वो थोड़ा अलग दृष्टि से अभी हुआ है, अभी पिछले 30-40 सालों में। उसको थोड़ा चेंज करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ये पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, ये जीवन की तपश्चर्या करने की चीज़ है। इस दृष्टि से अपने निजी जीवन में इस कला का उपयोग लाएंगे तो भाव शुद्ध होने में बहुत मदद होती है। वाह सही। इतने कलाकार हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ के पूरे होते हैं, कुछ के नहीं पूरे होते हैं, तो वो शायद मिसगाइडेड हैं, उन्हें नहीं पता कैसे जाना है आगे। हाँ, तो कलाकारों में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जी स्ट्रेस के शिकार हैं, जी। क्योंकि जो उन्होंने, उनके हाथ में जो कला है, किरदार उन्होंने जो अपनाया अपने जीवन में, उसको उन्होंने अगर, जैसे मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच लिया तो परिणाम ये आएगा ही। लोग सिर्फ पूरा जीवन पैसों के लिए बना रहे और बोलते हैं कि क्या है, ज़माना ही ऐसा है। अरे ज़माने को जीने वाले आप ही लोग हो, बदलने वाले भी आप ही हो, बदल दो, बदल जाएगा। जब एक व्यक्ति तय करता है कि मुझे पैदल चलना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता कि तुम पैदल क्यों चल रहे हो। नहीं, सब लोग गाड़ियों से ही जाते, सब लोग हवाई जहाज से जाते, हाँ, लेकिन कोई रोक नहीं रखा ये कि तुम पैदल नहीं चल सकते, तुम्हें चलना चाहिए। वैसे जब इस चीज़ की बात हो रही है कि बड़े बड़े शहरों में फिल्म मिली नहीं, रोल मिला नहीं, काम मिला नहीं, इसके कारण आर्टिस्ट है, संगीत सीखने वाले लोग हैं, कला को प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, सुनाने वाले लोग हैं, यानी बताने वाले लोग हैं, कहानी बताने वाले लोग, इनका करियर आपने कहा कि रुक गया या ये लोग डिप्रेशन में जी जी। हर कलाकार को पहले 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन से कला की कभी जागृति नहीं होती। एक्सपेक्टेशन और कला है ना, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं। कला एक बहुत नैसर्गिक और स्वयं पूर्ति से आने वाली बात है, स्वयं से स्फूर्ति होती है, तब वो कला का आविष्कार उस व्यक्ति से होता है। एक्सपेक्टेशन यानी एक आपने टारगेट तय किया और उसको पूरा करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो पहली तो कला के बात में नहीं आएगी। तो लोग कला और एक्सपेक्टेशन को मिक्स कर रहे हैं। फिर दूसरी हो रही है बात कि हमारे भीतर एक कंपटीशन निर्माण हुआ है, जो कि कलाकार के जीवन में कंपटीशन को कुछ कीमत ही नहीं। कलाकार कंपटीशन से जी ही नहीं सकता, स्पर्धा कभी नहीं कर सकता। वो कला का प्रेमी है। कला साकार हो जाए तो उसे जीवन में एक पुरस्कार मिल जाता है, उसको कोई अवार्ड मिलवाने की एक्सपेक्टेशन है नहीं। वो कंपटीशन नहीं कर रहे कि मैं तेरे से आगे जाऊं, तू मेरे से आगे जा। ये कलाकारी की जीवन की भूमिका ही है नहीं। तो पहले मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन जो कला से मिलता जुलता नहीं। फिर मैंने कहा था कि कलाकार लोग कभी कंपटीशन में उतरने नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से कला का तालमेल ही नहीं बैठेगा। कोई गुलाब का फूल है तो कोई मोगरे का है, कोई मोगरे का है तो कोई कमल है। इसमें आप क्या कंपेयर करोगे?
किसको बेस्ट कहोगे और किसको नहीं कहोगे। अब तीसरी बात है, कलाकार को आत्मसम्मान की बहुत ज़रूरी होती है। अब तीनों भी चीज़ें जहाँ पे कला का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ये तीनों भी बातें वहाँ मिलेगी ही नहीं। कलाकार आत्मसम्मान से जीने वाला व्यक्ति, उसका ऑक्सीजन है आत्मसम्मान। उसको आप पैसे कम दो, लेकिन उसको आप प्रेम करो। वो प्रेम से बढ़ने वाला बंदा है, वो प्रेम से जीने वाला व्यक्ति है ना। तो वो प्रेम अगर उसके जीवन में नहीं है और उसका आप सम्मान करोगे, मान अपमान करोगे, उसे नीचा दिखवाओगे, उससे जानबूझ के कुछ मजबूरी में उससे कुछ करवा के ले लोगे, तो वह व्यक्ति आत्मसम्मान खो देता है, अपना सम्मान खो देता है। और ये आत्मसम्मान खो गया तो फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तीन चीज़ें आज जितने भी कलाकार हैं, कमर्शियल कलाकारी करते हैं या इंडस्ट्री में हैं, ये तीन चीज़ों के मुख्य तीन चीज़ों के कारण या तो एक डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या दूसरा स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। एक आत्मसम्मान नहीं है, कला को उन्होंने दो कलाकारों के बीच में कंपटीशन के लिए वो प्रवृत्त किए जा रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं। और पहली जो मैंने बात की कि एक्सपेक्टेशन से कुछ करना जी, कला का स्वभाव ही नहीं है ना। कला नैसर्गिक चीज़ है, जो हाथ से आया वो आया, जो मुंह से आया वो आया, वो एक सहजता है जी। उसको आप काट के आप एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश में जो आज इंडस्ट्री और कमर्शियल लोगों की जो सोच है, इसका एक प्रोडक्ट के तौर पर विचार किया जाए, इससे कला जगत नष्ट होगा ही और कलाकार भी नष्ट होंगे और धीरे धीरे सब खेल ही खत्म होने वाला है। और इसके कारण आप देखते हो कि आपने जैसे कहा कि एक मुकाम तक वो पहुंच जाते हैं और फिर एक एम्प्टीनेस आया है, एम्प्टीनेस आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बाय फोर्स गलत दिशा में खुद को प्रेशराइज करके दौड़ाया है, भगाया है, मजबूरी में आके उन्होंने वो करवाया है सब चीज़ें। अब ये सब करने के कारण वो स्ट्रेस और इसमें है। तो श्रीकल्प, जैसे कि अब इतना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि कलाकार आता है कहीं पे कुछ करने की कोशिश करता है, तो इन सब चीज़ों से उसको कैसे निकल सकता है? नहीं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक्सपेक्टेशन, कला के जगत में एक्सपेक्टेशन को लेके आप अगर कला को करेंगे तो आप एक महान कलाकार नहीं बनेंगे, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। बिजनेसमैन बनना अलग है और कलाकार, महान कलाकार बनना अलग है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन में कला को जिंदा नहीं रखा जा सकता, प्रोडक्ट को जिंदा रखते हैं लोग। और जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रोडक्ट की साइकिल होती है, उसकी एक वारंटी रहती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद फिर फिल्म चलती है और फिर बोलते हैं आप इसको फेंक दो, आप कुछ नया चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना है आपका। ये सीरियल अब नहीं चलेगी, ये किरदार अभी नहीं चलेगा, उसको क्योंकि आपने उसको प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, कलाकार अगर चाहिए तो उसको किसी पिंजरे में बंद मत करो, उसको प्रोडक्ट लाइन में मत लाओ। श्रीकल्प, जैसे कि हर आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ें करता है, वो कोशिश करता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट आप एक मार्केट में ही हो, तो क्या ऐसी कुछ, कैसे वो प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं कि जो कला है उसको हम प्रोडक्ट ना बनने दें? क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, चारों तरफ वो उसी से घिरे हुए हैं, और कोई आर्टिस्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जीवनी जीने के लिए भी उसको कुछ चार चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हो सकता है वो उस वजह से भी भ्रमित होता हो जो कि वो प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है। हाँ, ये सही बात है कि जब आप कला जगत में जीते हो और आते हो, तब आप कुछ चीज़ों के प्रभाव के कारण, जो ग्लैमर होता है, वो ग्लैमर का प्रभाव, पैसों का प्रभाव, इस प्रभाव के कारण आप आकर्षित हो जाते। और फिर अब पैसा कैसे मिले,
स्टेटस कैसा मिले, इसके लिए जो कला के जो ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी उसको आप भूल के, कला की ऑथेंटिसिटी मैंने बताई कि कला जो है वो एक्सपेक्टेशन से कला का और कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि फिर वो कला ही नहीं होगी। कला का मतलब है कि जो हृदय से आपके बहेगा वो कला है जी। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि कंपटीशन से करोगे तो भी नहीं चलेगा। कंपटीशन आया यानी बिजनेस में आप चले गए, प्रोडक्ट में चले गए। और तीसरी मैंने क्या बात कही आपको, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान चाहिए किरदार निभाने वाले। वो आत्मसम्मान तब मिलता है जब कला सुंदर तरीके से प्रदर्शित होती है, लोगों के हृदय को छू जाती है, और उसकी प्रशंसा सही मायने में आपको जब लोगों से मिलती है तो अपने आप आपके भीतर एक आत्मसम्मान उभर आता है। आपके सामने झूठे नैरेटिव्स तैयार किए जाते हैं जी। आपको एक झूठा चित्र दिखाया जाता है, आपको कहा जाता है कि आपको इसके बाद हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ करेंगे, वो ऐसे आपको भ्रमित किया जाता है। और इसके कारण जो मुख्य जो आपसे आने वाली जो सद्भावना थी उस कला की, वो रुक जाती। धीरे धीरे आप गलत रास्तों पे चले जाते हो, क्योंकि आत्मसम्मान खो दिया आदमी को, कि धीरे धीरे वो काम करने की इच्छा ही नहीं रहती उसकी, लोगों से विश्वास नहीं बनता है, तो धीरे धीरे एडिक्ट होने लगता है चीज़ों के लिए। और फिर मैं मेरे मन को, मेरा डरा हुआ मन है, इसको मैं कैसे संभाल पाऊँ, मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं इसको कैसे ठीक करूँ, मेरे से आजकल कोई बात नहीं करता है, लोग मुझे अनदेखा करते हैं, मैं इसको फिर वापस कैसे लाऊं। इसमें लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं, अल्कोहलिज्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ और भी चीज़ें करते हैं लोग जो ठीक है उनको लगे वो। लेकिन इससे आपका कला जगत है या इससे आपकी जो कला है वो फिर निखरेगी नहीं। कला के लिए एक लीनता का भाव चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए उसके बारे में, और वो रिस्पेक्ट लेके वो लीन होके जो उस कला को नमस्कार करेगा और जिएगा, वही इंसान फिर दोबारा उस कला को लेके जी सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फिर हम कोई भी हमारी कला को अगर प्रदर्शित ही कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपेक्षा ही रहेगी ना अपनी खुद की। बिल्कुल। तो वो कैसे समझे? देखो, अपेक्षा वो है कि जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती, आप एक कला को समझदारी से और सहजता से करोगे तो जो होगा वो सुंदर होगा और उसमें कोई अपेक्षा नहीं निर्माण होगी। लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा भागने की कोशिश में लगते हो तो धीरे धीरे लालच बढ़ता है। तो एक है कि आपकी ज़रूरत है और एक है आपकी ग्रीड है, ज़रूरत से ज़्यादा, यू वांट मोर, यू वांट मोर। ये ज़रूरत मेरी क्या है, इस ज़रूरत से चलने के लिए जो पर्याप्त करना होता है वो सब अपने आप होता है, और वो हमेशा ना अभाव में होता है। अभाव, ज़रूरतें हैं वो अभाव में उसकी पूर्तता होती। तो आपके पास जो अभावजन्य रिसोर्सेस है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभावजन्य यानी कुछ चीज़ों की कमियां हैं। जो चीज़ की कमियां है दैट इज द रिसोर्स यू हैव गॉट एक्चुअली टू बिल्ड योर आर्ट, टू बिल्ड योर एक्ट, या किरदार बनाने के लिए। वही एक आपको एक्चुअली भगवान ने, जीवन ने एक जरिया दिया। उस अभाव को एक्सेप्ट करो और उस अभाव के साथ जियो, इसी से कला बढ़ेगी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि जो अभाव होता है उसको लोग समझ नहीं पाते, और अगर आप अपने अभाव को ही रिसोर्स समझने लग जाएं और उसको स्ट्रेंथ बना लें। देखो अभी कुछ चीज़ों की कमी है, आप कहीं पे शूट कर रहे हो और कुछ चीज़ों की कमी है जी। जो चीज़ों की कमी है उसके लिए आपने सोचा नहीं होता है कि इसको इस जगह पे ऐसे रिप्लेस करके हम करेंगे। करेक्ट।
प्रोफेशनलिज्म में आप बात करेंगे, प्रोडक्ट लाइन में बात करेंगे तो वो रिप्लेसमेंट होता नहीं है। जी। लेकिन वो जब अभाव है उसको किसी चीज़ से रिप्लेस करते हो, और वो भी बिल्कुल ज़्यादा प्रयास करके नहीं, छोटे चीज़ों से, जी। तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये क्या किया है। हाँ। और वो चीज़ सीन और वो जो भी एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती। तो श्रीकल्प इस तरीके से ये, लेकिन सॉरी मैंने नहीं आपको बोलिए, बोला, हाँ। प्लीज बोलिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें वो बताया जा रहा है ना कि जी। सक्सेस का मतलब इतने आंकड़े आने चाहिए, हाँ। सक्सेस का मतलब इतने अवार्ड फंक्शन में आपका नाम आना ही चाहिए, जी। सक्सेस का मतलब इन लोगों के लाइन में आप नहीं बैठे, आप इन लोगों से बात नहीं करते, नहीं दिखावा कर रहे। तो ये हो गया कि इतना झूठ 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 जी रहे हो, तो उसमें जिस चीज़ के लिए आप आए हो वही चीज़ अलग रह जाती है और पूरे झूठ के ही शिकार हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस डिप्रेशन है। हर कलाकार को मैं ये कहूँगा, मेरा एक मंत्र है कि आप स्वतंत्र और अनंत है। मैं हमेशा एक मैत्री मंत्र कहता हूँ सबको, स्वतंत्र अनंतमी। तुम्हें डिप्रेस होने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें स्ट्रेस में आने की क्या आवश्यकता है? आप इंडिपेंडेंट इन्फिनाइट हो, इन्फिनिटी ही आपका अस्तित्व है। लेकिन उस सोर्स को जगाने के लिए आपको जो डायरेक्शन लेनी चाहिए वो लेनी ही पड़ेगी, वो नहीं लेंगे और हमारे हरकतें वैसी ही रहेगी। उस दृष्टि से जियोगे तो स्वतंत्र अनंतमी कब नहीं बन पाओगे। ये स्वतंत्र अनंतमी का मतलब ही है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम किसी तूफान से मिट नहीं सकते हो, तुम किसी आग से जल नहीं सकते हो, ना ही किसी पानी से बुझ सकते हो। इतना पोटेंशियल हर व्यक्ति में है और उस पोटेंशियल को, उसे जो जीवन में चुनौतियाँ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए दारू पीने का, ड्रग लेने का, पार्टियाँ करने का और उन सभी चीज़ों से भागने का, प्रॉब्लम है उसको और कैसे प्रॉब्लमेटिक बनाने का, ये गलत जगह पे जो अपना समय और नॉलेज डाल देते हो, इससे नतीजा और खराबी आते हैं। और इसीलिए डिप्रेस और स्ट्रेस में गए हुए जो लोग हैं उनको ये समझना है कि आप स्वतंत्र अनंतमी हो। तो आपने कहा कि आपका इनके लिए क्या कोड है, इनको डिकोड करने के लिए, इनको डिकोड करने के लिए मेरे पास एक कोड है कि ऐसे कहो कि स्वतंत्र अनंतमी, आई एम एज अ पर्सन स्वतंत्र अनंतमय हूँ। और इस स्वतंत्र अनंत की खोज करने के लिए खुद को डिकोड करना ज़रूरत है। बाहर कहीं पे कोई दोस्त आपकी कोई मदद नहीं करेगा, बाहर कोई कंपनी आपकी मदद नहीं करेगी, तुम खुद ही हो जो खुद के मित्र बन सकते हो, खुद के दुश्मन भी बन सकते हो, क्योंकि गलत निर्णय लिए तो खुद के दुश्मन बनोगे, गलत के संगत में गए तो खुद के ही दुश्मन खुद बनोगे। तो आप अकेले व्यक्ति हो कि जो स्वयं के मित्र बन सकते हो, स्वयं को कामयाबी के रास्ते पे भी लेके जा सकते हो और बिना कंपटीशन में उतर के, बिना आत्मसम्मान खो के, बिना एक्सपेक्टेशन के लालच में ना आके आप कला को सादर कर सकते हैं और इसमें आप आपके जीवन को उभार सकते हो। कला ये होनी चाहिए कि लोग आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आने चाहिए जी, कि आप कहाँ हो, आप कुछ हमारे लिए करें। ये असली अवार्ड है आपके लिए। करेक्ट, वेरी ट्रू। वो पर्दे के लिए मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, इसीलिए इसका पैर छुओ, उसका पैर छुओ, ये जो सब नाटक चल रहा है जी ये करके आप आत्मसम्मान खोओगे भी। अवार्ड मिलेगा वो अलमारी में रखने के लिए, लेकिन उसकी कीमत आपके ही मन में क्या है वो रहेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है वो कमाने के लिए कितने जनों के पैर छुए हैं आपने और उन्होंने ढकेल दिया है आप, तो मजबूरी में वो मिला है। ऐसे अवार्ड लेके ज़िंदगी में लोगों को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन खुद जो डर गए हो, खुद जो हार गए हो, उससे अच्छी कला कभी उभरेगी नहीं।
और वो कला ही नहीं उभरेगी तो कहाँ का सक्सेस और कहाँ का क्या। तो आप कह रहे कि ये डिकोड करने के लिए कोड बताइए, कोड बताया कि आप स्वतंत्र अनंत है। जो हर एक कलाकार स्वतंत्र अनंत मी है, मी यानी उसका नाम इंडिपेंडेंट इन्फिनाइट मी, यू आर इंडिपेंडेंट इन्फिनाइट मी। और ये इंडिपेंडेंट इन्फिनाइट मी को डिकोड करने के लिए मुझे मिलना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बात तो मैं यहाँ बता के वो होगी नहीं ना। जी जी तो स्ट्रेस डिप्रेशन जा सकता है। जी। बहुत लोग, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत लोग खाली हाथ बैठे हैं, अब उनको लगता है कि करियर का द एंड है। नहीं, कोई एंड वगैरह नहीं हुआ है। जहाँ लग रहा है कि अब कुछ दिख नहीं रहा है, सब रुक गया, वहाँ पे ये कोड को ले लो, स्वतंत्र अनंतमी को, और डिकोडिंग करना शुरू करो, नई दुनिया सामने आएगी। श्रीकांत, अभी हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं, आपने जो भी बातें बताई हैं डिकोड करने की, आर्ट की, कलाकारों की लाइफ के बारे में, ये बात से मैं अग्री करती हूँ। पर जितनी सरलता से ये बात हम समझ पा रहे हैं, पर उसको करना, उसको प्रैक्टिस करना, मुझे लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कुछ हम कोशिश करते हैं शुरू करने की, कुछ टाइम कर पाते हैं, वो फिर बैक टू हम ज़ीरो आ जाते हैं। तो इसको हम सस्टेन कर पाएँ, इसको पूरी शिद्दत से हम कर पाएँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको अगर आपके व्यक्तित्व को डिकोड करना है तो उसके लिए एक मास्टर की तो ज़रूरत होती है। ट्रू। आप तो कला के जगत में, आपको पता है कि गुरु का स्थान क्या है। तो गुरु बिना ये नहीं सदेगा डिकोडिंग, जी, जो मैं कर रहा हूँ। और अगर आपकी तैयारी, आपकी इच्छा है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, एक मित्रता के तरीके से। जी, यही मेरा काम है। लेकिन ये मेरा काम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं, मुझे ये अवेयरनेस लानी है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। पहले गलतियाँ कहाँ हो रही है वो हमें समझने की जरूरत है। जी, बिल्कुल। मैं मेरे अपने जीवन में स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आए कोई मदद के लिए जी, तो स्वागत है, जी, और नहीं आए तो भी आनंद है, आनंद है। क्योंकि ये सफ़र है ज़िंदगी। बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं कहूँगा इन बातों का असर ऐसा ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि डिकोडिंग करो। जी, और शुरुआत के तौर पर डिकोडिंग करेंगे तब किसी गुरु की और किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है। जी, शुरुआत में पहले करो, तो वो करने से तो समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ें जीवन में क्या थी मैं बोलूँगा, और बुरी चीज़ें जीवन में क्या है। अच्छी चीज़ें जीवन में क्या थी, क्योंकि जो अच्छी थी उन्होंने आपका साथ ऑलरेडी छोड़ दिया है, अब छोड़ दिया है। तो खुद जब डिकोडिंग के लिए प्रयास अंतर्मुख होके, इनवर्ड होके, कुछ जी, इस तरीके का जो मैंने अभी बताया, उस लॉजिक से मैं समझता हूँ एक 5%, 2%, 10% भी जीवोगे तो डिकोडिंग के रास्ते पे चलने की शुरुआत होगी। जी, और जब रास्ते पे चलने की शुरुआत होगी तो मालूम पड़ेगा कि मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें क्या थी जो मुझे छोड़ के चली गई, और मेरे साथ अब बुरी चीज़ें क्या है। ये अच्छे बुरे का अगर फर्क भी थोड़ा समझ में आए तो इससे आगे निपटना कैसे है वो आपकी बस की बात नहीं है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता। वरना बहुत सारे लोग मेडिटेशन तो कर ही रहे सालों से, रोज उठ के योग तो कर ही रहे, जी, बिल्कुल। लेकिन टॉक्सिक जो आपके अगल बगल में है, आपके भीतर है, वो क्या नामो निशान मिटने का कोई बात ही नहीं हो रही। उसके लिए मेंटोर हाँ, जरूरी है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये फैशन और ट्रेंड है करके मत छोड़िए, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत प्रचार हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, उसको फैशन और ऐसा ट्रेंड दिखाया जा रहा है, तो और सब लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको लगता है कि ट्रेंडिंग है, और उनका असल मतलब उनको नहीं पता अध्यात्म के बारे में। तो वही बात है ना कि ऑथेंटिसिटी किसी भी चीज़ की आप नहीं करेंगे ना, तो खुद भी भ्रम के
जाले में अटकेंगे, लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, और भ्रम का नतीजा इतना ही है कि दुख, हाथ में क्या मिला आखिर पिड़ाई में, बाकी कुछ नहीं। ये दिखावे की बात जरूरत ये नहीं है बात, आपको इसके लिए गुरु और मास्टर की आवश्यकता होती है, उसके डिसिप्लिन में आके ही आप सीख सकते हैं। आप जब तक लीन नहीं ना होंगे, लीन का मतलब समझ रहे, सरेंडर। आपका ईगो जो है ना, ये ईगो वो एक गुरु ही ठिकाने पे लगा सकते, और उसके लिए झुकना पड़ेगा ही। जब तक आप झुकने के लिए तैयार नहीं, आप समझ रहे कि मैं महानायक हूँ, आपका सत्यानाश होने वाला ही है, आज नहीं तो पकड़ के चलिए। मैं एक बार लिविंग यूनिकॉर्न्स के बिहाफ पे आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आई रियली हैड अ वंडरफुल सेशन। इसमें इतनी सारी बातें जो जानने को मिली, हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए, और जो सिर्फ बाहरी बातें नहीं, इंटरनल जर्नी के लिए भी बहुत मीनिंगफुल बातें थी। सो थैंक यू, वैसे तो बहुत छोटा शब्द है, बट आपने एक वैल्यूएबल टाइम दिया और इतनी सारी वैल्यूएबल बातें हमें बताई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबको भी मुझे थैंक यू कहना है, क्योंकि आप लोग इस शो को देख रहे हैं, और इनको थैंक यू, क्योंकि ये भी आर्टिस्ट है, जो मुझे अभी अभी पता चला जी। और आप जिस समझदारी से इस मिशन को लेके चल रहे हैं, इसकी समाज में बहुत मित्रों की ज़रूरत है, और हम ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके नहीं चलेंगे। बिल्कुल। और आप समय के साथ चल रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के विषय, कला के विषय अभी आप ला रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसको जारी रखिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।